नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस कक्षा में बीए बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए वायुमंडलीय दबाव पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था और उसके बाद वायुमंडल का अक्षांशीय वितरण हमने पढ़ा था। अब हम वायुमंडलीय दबाव की जो पेटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वायुदाब की पेटियां। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वायुदाब की पेटियां उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार कौन सा? एक तो होती है तापजन्य और दूसरी होती है गतिजन्य। तापजन्य पेटियां वे पेटियां जिनका उद्भव सीधा जिसका संबंध किससे होता है? तापमान से, यानी जिनकी उत्पत्ति किसके आधार पर होती है? तापमान के आधार पर होती है। यानी उच्च दाब जिस क्षेत्र में पाया जाता है वहां पर सामान्यतः निम्न वायुदाब पाया जाता है। यानी उच्च तापमान जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहां पर वायुदाब इसके व्युत्क्रम यानी निम्न वायुदाब पाया जाता है। तो यह तो सीधे संबंध के आधार पर यानी तापजन्य पेटियां होंगी। दूसरी जो पेटियां होती है वो होती है गतिजन्य। तो वायुदाब की जो पेटियां हैं उनका हम जैसे जैसे अध्ययन करेंगे उनमें किस प्रकार तापजन्य पेटियों का निर्माण होता है और किस प्रकार गतिजन्य पेटियों का निर्माण होता है उनको साथ में पढ़ते चले जाएंगे। साथ में यह समझ में आएगा कि किस प्रकार तापजन्य पेटियों के अलावा गतिजन्य पेटियों का निर्माण भी इसमें होता रहता है। तो सबसे पहली जो वायुदाब की पेटी है वह है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेल जिसको बोलते हैं, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो यह एक तापजन्य पेटी है। भूमध्य रेखीय है निम्न वायुदाब पेटी। तो यह कैसी पेटी है? तापजन्य। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी तापजन्य पेटी है। और इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में यानी 5 डिग्री उत्तर से और 5 डिग्री दक्षिण दोनों गोलार्धों में यह पेटी फैली हुई है। इसलिए यह एक ही वायुदाब मेखला के या एक ही वायुदाब पेटी के रूप में गिनी जाती है। तो यह दोनों ओर फैली हुई है। और यह पेटी क्या है? इसकी प्रकृति कैसी है? अगर हम इन पेटियों का यह अगर सिस्टम देखना चाहें इस प्रकार से हम इनको देखें तो यह कैसा होता है? अगर पृथ्वी को समरूप दशा में रखा जाए यानी समान वितरण किया जाए धरातल को जो सतल जल है उसका, तो उसके आधार पर इस प्रकार की वायुदाब पेटियां निर्मित होती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वायु सतल के ऊपर जल एवं पृथ्वी के ऊपर जल एवं सतल का जो वितरण है वह क्या है? असमान है, जिसके कारण क्या पेटियां भी थोड़ा बहुत बदलती रहती है। इसके अलावा सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के साथ ये पेटियां भी उत्तरायण एवं दक्षिणायन खिसकती रहती हैं। यानी ये जो पेटी है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है वह सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की स्थिति में उत्तरायण एवं दक्षिणायन होती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमक रहा है तो वायुदाब पेटियों की यह स्थिति मिलेगी। अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो वायुदाब पेटी है वह खिसक करके उत्तर की तरफ, और दक्षिणायन हो रहा है तो यह वायुदाब पेटी खिसक कर दक्षिणायन हो जाती है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत रहता है तथा वर्ष भर क्या है? दिन रात बराबर होते हैं। अब भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत रहेगा, सूर्य अगर भूमध्य रेखा पर लंबवत रहेगा तो इसकी किरणें यानी सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के ऊपर कैसी पड़ेगी? सीधी पड़ेगी। सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर ताप की प्राप्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। ये जो चित्र है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो यहाँ पर जो ताप की प्राप्ति है वह ज्यादा होगी। अब ताप की प्राप्ति ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र
क्षेत्र की जो हवाएं हैं वो क्या होंगी, गर्म होंगी। इस क्षेत्र की हवाएं गर्म होंगी। जैसे हमने वायुदाब के ऊपर तापमान का प्रभाव पड़ा था, उसी प्रकार क्या है यहाँ पर सूर्य के सीधा चमकने के कारण यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी और गर्म होकर के क्या होंगी, ऊपर उठेंगी यानी फैलेंगी। अधिक ताप के कारण क्या है, हवाएं गर्म होकर फैलती हैं, ये हमने पढ़ा था, और ये ऊपर उठती हैं। हवाएं हैं वो क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर उठेंगी। संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठेंगी। तो संवहनीय धाराओं के रूप में जब ये ऊपर उठेंगी, क्यों उठेंगी, क्योंकि यहाँ पर ताप ज्यादा है। कन्वेक्शनल करंट के रूप में ये धाराएं ऊपर उठेंगी। तो यहाँ पर जो हवाओं की गति है, हवाओं की गति यहाँ पर क्षैतिज न होकर, हवाओं की गति क्षैतिज न होकर किस प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर यहाँ पर हवाओं की गति होती है, यानी क्षैतिज हवाएं यहाँ पर कम चलती हैं, या न के बराबर मानिए। क्षैतिज हवाएं न चलने के कारण यहाँ पर कौन सी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हवाएं चल रही हैं। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, शांत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्र जैसा यहां पर लिखा हुआ है डोल्डर्न, डोल्डर्न या शांत क्षेत्र, ए रीजन ऑफ काल्म, यानी शांत क्षेत्र इसको कहा जाता है। अब साथ ही ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहां पर ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये अभिसरण क्षेत्र कैसे है, यह व्यापारिक हवाएं जो होती हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक हवाएं जो इस क्षेत्र में चलती हैं, उनका अभिसरण क्षेत्र है। यानी यहाँ पर व्यापारिक हवाएं हैं वो आकर के आपस में टकरा रही हैं, उनका अभिसरण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ITCZ या अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको कहा जाता है, या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो ये जो पहली पेटी है ये कैसी है, तापजन्य। तापजन्य कैसी होगी, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण यहाँ जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के फैलती है, फैलने के कारण क्या है, उनका जो घनत्व है उसमें कमी होती है और वो ऊपर उठेंगी, संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर ये कहां चली जाती हैं, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में चली जाती है, 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ऊपर उठ जाती हैं क्षोभ मंडल में। तो यहां से हवाएं ऊपर उठती हैं। ये ऊपर उठने के बाद क्या है, आगे जो अन्य 30 से 35 डिग्री वाला उष्ण वायुदाब वाला जो पेटी है वहां पर उतरेगी। तो ये इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, गतिजन्य पेटी कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यह शांत क्षेत्र है, इसलिए इसको डोल्ड्रम या रीजन ऑफ काल्म कहा जाता है। साथ में यह अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक हवाओं का अभिसरण होता है, इसलिए इसको अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं, ITCZ भी कहते हैं। अब इससे जो अगली पेटी है उसका निर्माण किस प्रकार होता है, यह क्या है, गतिजन्य पेटी है। उपोष्ण उच्च वायुदाब जो पेटी है वह कैसी है, गतिजन्य। यहाँ पर हमने देखा कि पेटी कैसी है, तापजन्य, उच्च ताप है तो निम्न वायुदाब है। स्वाभाविक सी बात है, जैसा हमने पढ़ा कि तापमान एवं वायुदाब में व्युत्क्रम संबंध पाया जाता है। लेकिन यहाँ हम देखें 30 से 35 डिग्री जो उपोष्ण उच्च वायुदाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान भी कैसा मिलता है, उच्च। इस प्रकार का तापमान होता है यहाँ पर उच्च, और वायुदाब भी कैसा है, उच्च। यह क्षेत्र है जिसमें
पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल पाए जाते हैं। यानी विश्व के जो अधिकांश उष्ण मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, और जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश वाला क्षेत्र है उसके मध्य ही ये ज्यादातर पाए जाते हैं। तो यहां गतिजन्य पेटी एक इस प्रकार हुई। देखिए, पृथ्वी जैसे कि आपको पता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके कारण यहां पर अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, और वह सर्वाधिक कहां है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो यहां से हवाएं क्या होगी, जब पृथ्वी घूमेगी तो यहां से हवाएं हैं वो क्षेपित हो जाएंगी बाहर की तरफ जाएंगी। दूसरा क्या है, यहां पर कन्वेंशनल करंट के रूप में यानी संवहनीय धाराओं के रूप में हवाएं ऊपर उठ रही है। ऊपर उठने के बाद ये क्षोभ मंडल तक ऊपर उठ जाती है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर नहीं उठेंगी। अगर ऊपर नहीं उठेगी तो इनकी दिशा में परिवर्तन होगा, या फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाएंगी या फिर ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगी। जैसे हमने उत्तरी गोलार्ध का पैटर्न बनाया हुआ है, तो ये हवाएं क्या है, ऊपर उठी और क्षोभ मंडल में 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के ऊपर चली गई, आगे उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद यहां पर एक क्षेत्र में यहां पर ये किस प्रकार की है, उच्च वायुदाब की पेटी है। यहाँ उच्च वायुदाब की पेटी है, लेकिन ये हवाएं यहाँ पर ऊपर से जो हवाएं आ रही हैं, यानी कौन सी हवाएं, जो कि ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से जो ऊपर उठ रही हैं, वहां से जो हवाएं आ रही हैं उनके साथ टकराती हैं और टकरा करके नीचे उतरती हैं। अब नीचे उतरने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब हो जाएगा। उच्च वायुदाब किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठी वो यहाँ पर आकर के नीचे उतरी। तो यहाँ पर एक पैटर्न तो ये मिल गया। दूसरा, यहां पर यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है, जो कि 60 से 65 डिग्री पर उत्तरी अक्षांशों में और दक्षिणी अक्षांशों में फैली हुई है, यहां पर क्या है, हवाएं उत्तर जो ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है और साथ में यहाँ पर जो उष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से जा रही है, वो दोनों आपस में अभिसरित होती हैं। दूसरा, जो यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल लग रहा था वह यहाँ भी काम करता है, इस जगह पर भी। और यहाँ पर जिस प्रकार संवहन तरंगों के रूप में उठ रही थी, वहां पर संवहन तरंगों के रूप में तो नहीं उठती है 30 से 35 में, लेकिन अपकेंद्रीय बल जो कार्य कर रहा है उसके कारण क्या होता है, हवाएं ऊपर उठती है, और ऊपर उठती हैं वही क्षोभ मंडल में। अब जैसे यहाँ पर जो ऊपर उठती थी, यानी 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण वाले जो क्षेत्र में ऊपर उठ रही है, उनको तो क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जेट कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि जेट धाराएं हैं वो वायुमंडल में 11 से 12 किलोमीटर का जो ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल में, वहां पर चलती है। तो ये भी क्या है, जेट है, इनको क्या कहा जाता है, ट्रॉपिकल जेट धाराएं हैं ये। अब यहाँ पर क्या है, जो 60 से 65 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी हवाएं ऊपर उठती हैं अपकेंद्रीय बल के कारण। अब प्रश्न यह उठता है कि यहाँ पर भी उठती होगी 30 से 35 डिग्री वाले क्षेत्र में, जो नॉर्थ का क्षेत्र है उसमें भी उठती होगी, उठती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन दोनों क्षेत्रों से जो हवाएं हैं वो इनके ऊपर दबाव डाल देती हैं। यानी 60 डिग्री जो यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से जो हवाएं ऊपर उठ करके आती हैं उसके ऊपर क्या करती हैं, दबाव डालती हैं। दबाव डालने के कारण इन हवाओं को ये ऊपर उठने नहीं देती। तो यहां से आकर के यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से आकर के हवाएं यहाँ नीचे उतरती हैं, जिसके कारण क्या है, यह जो वायुदाब क्षेत्र है वह कैसा बन जाता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी यह ताप के कारण नहीं बन करके किसके कारण बन रहा है, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यह क्षेत्र है वो
उच्च वायु दाब का बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं हैं वो नीचे उतरती हैं। अब जब देखिए क्यों उतरती है ऊपर, जब यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकती, 11 से 12 किलोमीटर ऊपर उठने के बाद भी ऊपर नहीं उठ पाती है, और दोनों हवाएं आपस में टकराती हैं। अब टकराएंगी तो क्या होगा, नीचे गिरेगी, और नीचे गिरेगी तो ये कौन से क्षेत्र में गिरती हैं, उपोष्ण उच्च वायु दाब का क्षेत्र ये पैदा कर देती है। यानी यहाँ पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च तापमान के बावजूद भी यहाँ पर वायु दाब कैसा मिलता है, उच्च मिलता है। अब इसको क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश भी इसको कहा जाता है। इसको अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब प्राचीन काल में जो पाल वाला जलयान होता था, पाल युक्त जलयान जिसमें बड़े बड़े जो कपड़े के जैसे बने हुए पाल लगे होते थे, तो वो इस पेटी में जब पहुंचता था तो यहाँ पर वायु की जो शांति उसके कारण क्या होता था, अब ऊपर से हवाएं नीचे उतर गई तो वो क्या करेंगी, जो जलयान है उसके ऊपर दबाव डालेंगे, यानी दबाव वजन बढ़ाएंगे, जिससे वो क्या है, उसको डूबने का जो खतरा था वो उत्पन्न हो जाता था, जिससे उनको हल्का करने के लिए जो घोड़े थे उनको समुद्र में फेंक दिया जाता था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। तो ये उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी की रचना किस प्रकार हुई है, गतिजन्य। और गतिजन्य किस प्रकार है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं हैं वो आकर के नीचे उतरती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, गतिजन्य वायु दाब पेटी का निर्माण हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल उपोष्ण उच्च वायु दाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब यह पेटी क्या है, जैसा कि आपने देखा दोनों जो गोलार्ध होंगे, उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। अब गति के कारण हुआ ये मैंने बता दिया आपको, ये अश्व अक्षांश भी है इसमें। और विश्व के सभी जो गर्म मरुस्थल हैं, कैसे मरुस्थल पूछ रहे हो, गर्म जो मरुस्थल हैं वो सारे के सारे गर्म मरुस्थल जो है वो इसी पेटी में पाए जाते हैं, और वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर पाए जाते हैं। आप विश्व के जो मरुस्थल हैं उनके ऊपर नजर डालेंगे, उष्ण मरुस्थलों के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि वो कहाँ पर पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर। आप उत्तरी अमेरिका में देख लें, दक्षिणी अमेरिका में देख लें, या अफ्रीका में जो मरुस्थल हैं वो सारे पश्चिमी किनारों पर, लेकिन मरुस्थल कैसे हैं, वो गर्म उष्ण मरुस्थल हैं, वो पश्चिमी किनारों पर महाद्वीपों के पाए जाते हैं। तो ये दो पेटियों का मैकेनिज्म हमने समझा, किस प्रकार ये तापजन्य पेटी है और किस प्रकार ये गतिजन्य पेटी है। अगली जो पेटी है वह है उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी यह भी क्या है, गतिजन्य पेटी है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तो वह उसमें क्या अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हवाएं जो है वो बाहर की तरफ क्षेपित होती हैं। तो इस क्षेत्र में अपकेंद्रीय बल के कारण ये हवाएं बाहर की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली हवाएं और पछुआ हवाएं जो है वो आपस में टकरा रही है और अभिसरित हो रही है, जिसके कारण क्या यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यानी हवाएं ऊपर उठेंगी और कुछ हवाएं हैं वो दक्षिण की तरफ आ जाएंगी और कुछ हवाएं हैं वो उत्तर की तरफ चली जाएंगी। यानी सेम यही सिस्टम रहता है, यहाँ से भी दक्षिण की तरफ आती है और उत्तर की तरफ जाती है, और यहाँ से भी क्या होगा, दक्षिण की तरफ आएंगी और उत्तर की तरफ चले जाएंगे। तो इससे क्या है, उपध्रुवीय जो निम्न वायु दाब पेटी है वो कौन सी पेटी बन जाती है, गतिजन्य पेटी बन जाती है। अब इस पेटी का विस्तार जैसे आपने देखा दोनों गोलार्धों में क्या है, 60 डिग्री उत्तर से 65 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, 60 डिग्री दक्षिण से 65 डिग्री दक्षिण के मध्य इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, घूर्णन गति के कारण इन अक्षांशों में वायु जो क्या होती है, फैलकर स्थानांतरित हो जाती है। फैलकर स्थानांतरित होने के कारण यहाँ पर क्या है, ये निम्न वायु दाब पाया जाता है। तो ये तीन पेटियों के बारे में हमने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध के संबंध में।
इसी प्रकार के दक्षिणी गोलार्ध का भी यही मैकेनिज्म रहता है। और इसमें किस प्रकार हवाएं बनती हैं और चलती हैं, साथ में इसमें कौन कौन सी जो कोशिकाएं बनती हैं वो किस प्रकार से निर्मित होती हैं, वो सारी चीजें इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब जैसे पहला जो ट्रॉपिकल जेट है उस क्षेत्र में आप देखिए कि हवाएं इस क्षेत्र से यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से ऊपर उठती हैं और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में नीचे उतर जाती हैं। यहां पर अगर हम धरातल की बात करें तो हवाएं चलती हैं जिनका नाम क्या है, ट्रेड्स या व्यापारिक हवाएं चलती हैं। और व्यापारिक हवाएं हैं वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। क्योंकि ये जो तीर है वो तिरछे क्यों दिखाई गए हैं, क्योंकि हवाएं है वो यहाँ पर आकर के तिरछी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर विक्षेपक बल है वो कार्य कर रहा है, यानी पृथ्वी इस प्रकार से घूम रही है और ये हवाएं इसका साथ नहीं दे पाती, जिसके कारण ये पीछे रह जाती हैं। तो ये पूरा चक्र एक प्रकार से निर्मित हो जाता है, यानी हवाएं ऊपर उठी, फिर उत्तर की तरफ गई, नीचे उतरी और नीचे से फिर धरातलीय क्षेत्र पर, क्योंकि हवा है वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और यहाँ पर हम देखिए कैसा वायुदाब है, उच्च वायुदाब। तो हवाएं जो पवने हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं चलती हैं वो कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड्स। अब ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं और ऐसे मुड़ी हुई क्यों होती हैं, क्योंकि जैसे फेरेल का पवन संबंधी नियम है उसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी ये इस तरह से आ रही है और दाईं ओर मुड़ रही है। इसके विपरीत अगर हम देखें दक्षिणी गोलार्ध में तो नियम क्या कहता है, हवाएं अपनी दिशा से बाईं ओर मुड़ जाती हैं, यानी इस दिशा से आ रही है तो इस दिशा में मुड़ जाएगी। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये विक्षेपक बल जो पृथ्वी के ऊपर कार्य कर रहा है उसके कारण हवाएं हैं यानी वायुमंडल जो है वो साथ नहीं दे पाता है, हवाएं साथ नहीं दे पाती, तो पीछे रह जाती है। पीछे रहने के कारण के हवाओं की जो दिशा है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पूरा चक्र जो बन जाता है और एक कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, हैडली कोशिका। क्योंकि इस कोशिका की जो खोज है वो सर्वप्रथम हैडली मोदी ने की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हैडली कोशिका कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपोष्ण उच्च वायुदाब और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के बीच में एक कोशिका का निर्माण होता है और किस प्रकार उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है वो एक गतिजन्य पेटी है। आगे इसमें हम इसके अलावा जो पवनें रह जाती है और वायुदाब पेटियां रह जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी इसमें हमने हैडली कोशिका के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल जेट के बारे में, टेम्परेट जो जेट है उसके बारे में, शीतोष्ण कटिबंधीय जो जेट धाराएं होती हैं और ध्रुवीय जेट धाराएं किस प्रकार बनती हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।